फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ बायोलॉजी पर। आज मैं शुरू करने वाला हूं बायोलॉजी का ब्रह्मास्त्र और आप भी रेडी हो जाइए इस ब्रह्मास्त्र को ग्रहण करने के लिए, क्योंकि मैं यहां पर 11th और 12th का कंप्लीट एनसीईआरटी का नॉलेज देने वाला हूं। एनसीईआरटी 11th का पहला चैप्टर से लेके एनसीईआरटी 12th का लास्ट चैप्टर तक पूरा का पूरा मैं यहाँ पे निचोड़ रखने वाला हूं आपके सामने, ताकि आने वाले एग्जाम के लिए आपको कोई भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो तैयार हो जाइए इस वीडियो को देखने के लिए। जो आज मैं शुरू करने वाला हूं वो है 11th एनसीईआरटी का सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। ओके, ये बहुत महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसमें हम लोग पूरा का पूरा बायोलॉजी का हिस्ट्री जानेंगे। कौन कौन से महान वैज्ञानिक थे, क्या टैक्सोनॉमी था। ओके, सारा का सारा चीज हम लोग इस चैप्टर में, इस लेक्चर में जानने वाले हैं। ओके, तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो द लिविंग वर्ल्ड का कुछ पॉइंट मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, मैं एक एक पॉइंट आपको बारीकी से समझाना शुरू करता हूं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा द लिविंग वर्ल्ड का। तो द लिविंग वर्ल्ड है क्या? What is the living world? Okay, तो द लिविंग वर्ल्ड क्या कहता है? द लिविंग वर्ल्ड इज द फुल ऑफ अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक्चुअली आप बताओ, हमारे देश में एक दो नहीं, हजारों करोड़ों अरबों की संख्या में ऑर्गेनिज्म हैं, वो विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म है। तो लिविंग वर्ल्ड यही कहता है कि हमारे वर्ल्ड में एक नहीं अनेकों प्रकार का डाइवर्सिटी है, विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म का, और वो बहुत ही अमेजिंग है। ओके, जिसके बारे में हम लोग इस पूरे के पूरे चैप्टर में समझेंगे। ओके, आगे हम लोग प्लांट डाइवर्सिटी और एनिमल डाइवर्सिटी का पूर्ण रूप से जानकारी लेंगे। उसमें पूरा का पूरा चीज जो है वो डाइवर्सिटी के बारे में दिया हुआ है कि कितना प्रकार का एनिमल्स पाया जाता है, कितना प्रकार का प्लांट्स पाया जाता है, एनिमल में कौन कौन से कैटेगरी है, प्लांट में कौन कौन से कैटेगरी है। दैट इज द डाइवर्सिटी। ओके, तो यही है डाइवर्सिटी, एक अमेजिंग डाइवर्सिटी है द लिविंग वर्ल्ड। ओके, लिविंग मतलब जीवित प्राणियों का एक पूरा संसार। ओके, तो दिस इज द लिविंग वर्ल्ड। अब बात करते हैं व्हाट इज लिविंग। ये लिविंग किसको कहते हैं, जीवित प्राणी किसको कहते हैं, है ना। तो कोई भी जिंदा व्यक्ति को, कोई भी जिंदा ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए, उसको परिभाषित करने के लिए कुछ चीजों का जरूरत होता है ना। ऐसे ही आप किसी चीज को डिफाइन नहीं कर सकते, उसका कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी को देखा जाता है, उसके बाद उसको डिफाइन किया जाता है कि हाँ, इसे कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना। एक्चुअली बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, तो 5 चीजों का होना बहुत ही जरूरी है। वैसे अगर आप 10th क्लास में पढ़ते हैं तो वहां 7 चीजों के बारे में बताया जाता है कि अगर कोई चीज लिविंग है तो 7 कैरेक्टर, लिविंग विंग का 7 कैरेक्टर जो है वो होना चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी के अनुसार यहाँ पे 5 चीज दिया हुआ है, वो क्या क्या है थोड़ा समझो। सबसे पहला है, अगर कोई लिविंग है तो वो ग्रोथ करेगा, अगर कोई लिविंग है तो रिप्रोडक्शन करेगा, मेटाबॉलिज्म करेगा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा उसमें, एंड उसके अंदर कॉन्शियसनेस होगा। अब ये 5 चीज है क्या क्या? ग्रोथ का मतलब सेल डिवीजन होना। ओके, और सेल के मास में वृद्धि होना। ओके, सेल जब तक बढ़ेगा नहीं, उसका नंबर बढ़ेगा नहीं तो ग्रो नहीं हुआ। और कोई भी निर्जीव चीज, मतलब कि जिसमें जान प्राण नहीं है, वो ग्रो नहीं करता है। तो ग्रो कौन करता है? जिसके अंदर लाइफ होता है, जीवन होता है। ओके, तो ग्रो करने के लिए, लिविंग होने के लिए ग्रोथ बहुत जरूरी है, सेल डिवीजन बहुत जरूरी है, सेल के मास में इंक्रीज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ग्रोथ पहला प्रॉपर्टी लिविंग का समझ में आया। दूसरा, रिप्रोडक्शन। अरे भाई, अगर कोई निर्जीव चीज है तो कभी रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। अगर मान लो आपके घर में पंखा है तो पंखा 2 महीना के बाद 1 से 2 नहीं बन गया, है ना। टेबल है तो टेबल 1 से 5 टेबल अपने आप नहीं हो जाता है। लेकिन अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म का बात करते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग, जैसे अदर एनिमल्स, तो वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। आज हमारे देश में इतना सारा जनसंख्या है, वो क्यों हो रहा है? रिप्रोडक्शन के कारण। तो रिप्रोडक्शन केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं, नॉन लिविंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब जो आप खाना खाते हो वो डाइजेस्ट होगा, उसका कैटाबॉलिज्म होगा, टूटेगा, फूटेगा, बनेगा, जुटेगा। ओके, दैट इज द मेटाबॉलिज्म। अब निर्जीव चीज कभी खाना खाएंगे क्या? लोग बोलते हैं पत्थर दूध पी रहा है, ऐसा कभी नहीं होता है। ओके,
तो जो भी निर्जीव चीज है वो कभी भी खाना वाना, कभी भी किसी प्रकार का कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म नहीं करता है। कभी भी उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और भी जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसका जरूरत नहीं होता है। उसको न्यूट्रिएंट्स का जरूरी किसको है? केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टी आपको समझ में आया। चौथा है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली अगर आप नॉन लिविंग का बात करोगे तो कोई भी नॉन लिविंग बताओ जो वन सेल से बना हुआ है, एक कोशिकीय या फिर यूनिसेलुलर है। आप नॉन लिविंग में नहीं बता सकते कि कौन यूनिसेलुलर है और कौन मल्टी सेलुलर है। लेकिन अगर हम लिविंग का बात करते हैं तो लिविंग दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं। पहला होता है यूनिसेलुलर और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर। मतलब कि एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, और ये दोनों का पूरा प्रॉपर्टी क्या है? अलग है। इसी के बिहाफ पर हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक भी बांटते हैं, जो कि आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। ओके, तो ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल का गठन जो है वो नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता है, केवल और केवल लिविंग में पाया जाता है। आया बात समझ में? अगला बात करते हैं कॉन्शियसनेस। अरे भाई, तुम सोच समझ सकते हो, चीजों को समझ सकते हो, देख सकते हो, सुन सकते हो। आप अगर मुझे अभी देख रहे हो तो मैं जो बोल रहा हूं आप समझ रहे हो। ओके, एक काम करो, सामने एक पंखा को लेके आओ, रख दो, बोलो पंखा को, पंखा भाई देख वो पढ़ा रहा है, बताओ वो क्या पढ़ा रहा है, तुमको समझ में आ रहा है? पंखा को समझ में नहीं आएगा। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग को समझ में आ सकता है कि कौन बोल रहा है, कौन सुन रहा है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कौन बेहोश हो रहा है, कौन चीजों को सेंसेशन कर रहा है। ओके, सेंस कर रहा है चीजों को। ओके, तो ये सब कौन कर सकता है? केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं, नॉन लिविंग नहीं कर सकते हैं। तो देयर आर 5 प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि ये पांचों में से कौन ऐसा जो है वो लिविंग को डिफाइन करता है? रियलिटी में लिविंग को डिफाइन करना, रियलिटी कहने का मतलब देयर इज नो एनी एक्सेप्शन प्रेजेंट इन देयर। कोई भी किसी प्रकार का अपवाद नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर अपवाद हो गया मतलब वो लिविंग और ऑर्गेनिज्म को डिफाइन नहीं कर रहा। डिफाइन कहने का मतलब उसे लिविंग को रियल रूप में प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है। जैसे समझना कैसे? सबसे पहले ग्रोथ का बात करते हैं। देखो मेरे भाई, ग्रोथ प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है कि नहीं? अगर ग्रोथ हो रहा है तो मास में इंक्रीजमेंट होगा कि नहीं? मास बढ़ेगा कि नहीं? लेकिन अगर मैं बात करता हूं एक बड़े से हाथी का, तो छोटा बच्चा एक बहुत बड़ा हाथी बन जाता है। हाथी का छोटा बच्चा बहुत बड़ा हाथी बन जाता है। तुम एक टाइम इतनी छोटा थे और आज जो है वो पूरा पहाड़ बने हो कि नहीं? तो आपके बॉडी के अंदर क्या हुआ? ग्रोथ हुआ। आपका मास जो है वो इंक्रीज हुआ, प्लस सेल नंबर भी क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। हमारे अंदर भी वही हुआ है। छोटे छोटे जितने भी जानवर हैं, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, वो सबके पास वही हुआ है, ग्रोथ हुआ है प्लस सेल डिवीजन हुआ है। ठीक है, लेकिन ध्यान से समझना, अगर मैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बात करूं जैसे कि अमीबा। ओके, जैसे कि अमीबा, तो अमीबा क्या होता है? 1 से 2 बनता है, मतलब नंबर ऑफ सेल जो है वो चेंज हुआ। एक अमीबा डिवाइड किया बाइनरी फिजन के द्वारा, 2 अमीबा बन गया। लेकिन एक बात बताओ, वो नंबर तो चेंज कर रहा है लेकिन मास में कोई इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा है। उसका मास जो है वो बढ़ नहीं रहा, केवल और केवल नंबर बढ़ रहा है। तो ग्रोथ होने के लिए नंबर के साथ साथ मास का बढ़ना भी जरूरी होता है। तो बताओ, ग्रोथ सब चीज में नहीं हुआ, सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं हुआ, क्योंकि अमीबा भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पे ग्रोथ लिविंग को डिफाइन नहीं कर रहा, क्योंकि सब में सारे के सारे लिविंग में ग्रोथ जो है वो नहीं हो रहा है। ओके, तो ग्रोथ इज द नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बात ना कंठस्थ दिमाग में एकदम छाप लो। आगे बात करते रिप्रोडक्शन का। देख मेरे भाई, रिप्रोडक्शन अगर तुम बात करते हो तो समझो ध्यान से, रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है तो सभी के सभी एनिमल्स जो है वो रिप्रोड्यूस करेंगे, मतलब 1 से 2, 2 से 4 हो जाएंगे बाय द रिप्रोडक्शन। लेकिन अगर बात करते हैं कुछ ऐसे एनिमल जो अपने जीवन काल में कभी रिप्रोडक्शन करते ही नहीं है, जैसे कि म्यूल बोले तो खच्चर तो बन गया घोड़ा और गधा के मिलने से। ओके, हाइब्रिडाइजेशन हो गया म्यूल का। लेकिन एक बात बताओ, म्यूल फर्टाइल है कि स्टेराइल है? सवाल
जो है वो म्यूल फर्टाइल है कि स्टेराइल है? म्यूल जो खच्चर बोलते हो, दैट इज द स्टेराइल। वो बच्चा जन्म नहीं दे सकता, पैदा नहीं कर सकता। तो बताओ, लिविंग होने के बावजूद भी वो बच्चा जन्म नहीं दे सकता है। तो बताओ ये कैसा रिप्रोडक्शन, ये कैसे होगा उसमें रिप्रोडक्शन? तो रिप्रोडक्शन तो यहाँ पे डिफाइन नहीं किया उसमें। अगर बात करते हैं, ऐसे हमारे समाज में कुछ ऐसे कपल्स होते हैं, ह्यूमन कपल्स, जो अपने जीवन में कभी भी बच्चे को जन्म नहीं देते। तो बताओ, वो भी तो लिविंग है लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं कर पाए। तो रिप्रोडक्शन इज द नॉट प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और निर्जीव चीज तो रिप्रोडक्शन करता ही नहीं है मेरे भाई। तो यहां पे दो चीज है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ये दो चीज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, याद रखिएगा। रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिकॉज यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन उपस्थित हैं, जैसे कि म्यूल हो गया, खच्चर हो गया, जैसे कि स्टेराइल ह्यूमन कपल हो गए। ओके, आपको याद रखना होगा ये बात। अब आते हैं तीसरा, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। तो अगर घोड़ा है तो उसके अंदर भी खाना पचेगा, खाना बनेगा, मतलब कि जो भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है वो सिंपल में बदलेंगे, न्यूट्रिशन मिलेगा। ओके, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, इसका मतलब खाना नहीं खाएगा क्या? खाना तो खाएगा ना मेरे भाई। हाँ जी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब कि वो मल्टी सेलुलर है कि यूनिसेलुलर है, लेकिन ऐसा कोई चीज निर्जीव में नहीं होता है। कॉन्शियसनेस, उसके अंदर भी चेतना है। ओके, उसके अंदर भी सेंस, इन्वायरमेंट को सेंस करने का शक्ति है कि क्या गर्मी होता है, क्या ठंडा होता है, उसको महसूस होता है। ऐसा बात नहीं, उसको भी दर्द होता है, उसको भी पीड़ा होती है। ओके, तो लेकिन ये निर्जीव चीजों को, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स को नहीं होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस एंड मेटाबॉलिज्म ये प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, वो चाहे रिप्रोडक्शन करे या ना करे, वो चाहे ग्रोथ करे या ना करे। तो बताओ, ये मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इज नो एनी एक्सेप्शन इन देयर। क्या समझ में आया? हाँ जी, कोई भी यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं है। मेटाबॉलिज्म में, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में एंड कॉन्शियसनेस में, तीनों में किसी भी प्रकार का एक्सेप्शन नहीं है, अपवाद नहीं है। अभी तक आपने इतना चीज को समझ गए मेरे भाई? अगर समझ गए तो जल्दी से एक हम इंप्रेशन तो लाइक कर दो। आगे बात करते हैं डाइवर्सिटी का, बहुत महत्वपूर्ण डाइवर्सिटी। देखो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो चीज है, आप जो पढ़ लिए हो उसी को समझ में आएगा। जो नहीं पढ़ा है उसको थोड़ा सा कष्ट होगा, थोड़ा सा दर्द होगी, थोड़ा सा पीड़ा होगी, तो बर्दाश्त करो। जो बर्दाश्त होता है वही बढ़ता है। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक काम करो, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखो, समझ में जरूर आएगा। और नहीं तो एनसीईआरटी निकालो, एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू करो। ऐसे एनसीईआरटी समझ में नहीं आएगा आपको, क्योंकि एनसीईआरटी एक मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओके, ये मंत्र है, लेकिन इसका निचोड़ जो है आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ, इसको समझा कैसे जाता है। ओके, तो अब बात करते हैं डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। विविधता मतलब विभिन्न प्रकार के जीवों का संग्रह होना। और ये दो प्रकार के जीव हमारे जीवन में है, पहला है प्लांट और दूसरा है एनिमल। प्लांट को विभिन्न कैटेगरी में बांट दो, एनिमल को विभिन्न कैटेगरी में बांट दो। अभी वो बात नहीं करेंगे, अभी अपन बात करेंगे केवल प्लांट डाइवर्सिटी एंड एनिमल डाइवर्सिटी का। ओके, तो प्लांट डाइवर्सिटी और एनिमल डाइवर्सिटी में सबसे पहले अपन बात करेंगे प्लांट डाइवर्सिटी का। प्लांट डाइवर्सिटी में सबसे पहला जो टर्म आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसका नाम है टैक्सोनॉमी। ओके, टैक्सोनॉमी। अब ये टैक्सोनॉमी क्या है? एक्चुअली टैक्सोनॉमी एक ऐसा चीज है जिसमें हम विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म को, जैसे कि प्लांट, विभिन्न प्रकार के प्लांट्स को एक सिस्टमेटिक रूप से अरेंज करते हैं। ओके, मतलब कि उसके बहुत ही अच्छा से अरेंजमेंट होता है इसमें। ऐसे नहीं कि अनठकानी, मतलब कोई भी प्लांट को किसी भी कैटेगरी में डाल दो, नहीं। इसमें एक तरह का बहुत बढ़िया से क्लासिफाई किया जाता है प्लांट्स को, और उसके बाद उसको अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर उसको कैटेगराइज कर दिया जाता है अलग अलग। जैसे कोई प्लांट है जो मसाला देने वाला है तो उसको मसाला में डाल दो, कोई प्लांट कुछ करने वाला है तो उसको कुछ में डाल दो, है ना। तो उसको विभिन्न प्रकार के लिए विभिन्न प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है, उसके बाद उसको विभिन्न कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया जाता है। दैट इज द टैक्सोनॉमी। तो क्या बोलता है टैक्सोनॉमी? जो टर्म था, नाम है जो टैक्सोनॉमी है, नाम तुम्हारा नाम भी तो होगा, कोई मोनाटोना सोना, है ना। तो ये जो टैक्सोनॉमी टर्म है, वो टैक्सोनॉमी टर्म जो है वो एक बहुत ही महान साइंटिस्ट ने दिया था, महान वैज्ञानिक ने दिया था, महान आदमी थे जिनका नाम था एफ पी डे कैंडोली। एफ पी डे कैंडोली ने सबसे पहली बार टैक्सोनॉमी टर्म का प्रयोग किया था। उसके बाद बात करते हैं टैक्सोनॉमी है क्या। इट इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोड्यूसर ऑफ द क्लासिफिकेशन। कोई भी प्लांट को क्लासिफाई करने का ये सिद्धांत है कि कैसे किस चीज को क्लासिफाई अपन जो है वो करेंगे, ठीक है। दैट इज द टैक्सोनॉमी।
अब यहाँ पे टैक्सोनॉमी में 3 बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आते हैं जो आपको जहन में डालना होगा, जो आपके माइंड में डालना होगा। वो तीनों शब्द हैं क्या? पहला है आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है नोमेनक्लेचर और तीसरा है क्लासिफिकेशन। देखो मेरे भाई, आप भी जो है या मैं भी जो हूं वो कभी ना कभी जन्म लिए होंगे। ओके, तो मेरा आइडेंटिफिकेशन हुआ कि हम मानव जाति के हैं, आप भी मानव जाति के होगे, अब कुछ दूसरे जाति के तो हो नहीं, है ना। तो हमारा आइडेंटिफिकेशन हुआ, अच्छा हम मानव जाति के हैं। आपके घर में कुत्ता है तो वो कुत्ता जाति का है। अच्छा, आपके घर में गाय है तो अच्छा वो गाय जाति का है। तो सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टैक्सोनॉमी, सबसे पहले किसी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ये है आइडेंटिफिकेशन। अब ये आइडेंटिफिकेशन होगा कैसे, थोड़ा समझो मेरे भाई, ध्यान से समझना। देखो, बहुत सारे जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट पे दिनों रात लगे रहते हैं, भैया इसका गुण क्या है, इसका प्रॉपर्टी क्या है, ये कैसा फल देता है, ये कैसा फूल देता है, ये समझने के लिए। ओके, पूरा जीवन खत्म कर देते हैं बहुत सारे साइंटिस्ट, ठीक। लेकिन समझो ध्यान से, ये आइडेंटिफिकेशन में क्या करेगा कि मान लो कोई साइंटिस्ट है, ओके, उसने 4 या फिर 3 प्लांट को डिस्कवर किया, प्लांट ए, प्लांट बी एंड प्लांट सी। समझो, इस चीज को मैं लिख के नहीं समझाऊंगा, और तो थोड़ा ध्यान से तुम समझना, ऐसे ही मैं समझा रहा हूं। कोई प्लांट को क्लासिफाई किया, ए प्लांट, बी प्लांट एंड सी प्लांट, ठीक है, लिख दे रहा हूं, चलो आपके लिए आसान होता है। अब ये व्यक्ति जो है कहीं और गया और देखा कि एक प्लांट जो है वो डी है, और ये जो डी है वो किसके जैसा दिख रहा है, बी के जैसा दिख रहा है। थोड़ा समझिए ध्यान से, ए बी सी 3 प्लांट है जिसने ऑलरेडी जो है वो एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर लिया था, उसका पूरा का पूरा गुण जो है वो जान लिया था, ठीक है। लेकिन दूसरी जगह गया और वहां देखा कि एक प्लांट है डी, और वो जो डी प्लांट है वो कंप्लीटली दिख किसके रहा है, बी के जैसा। ओहो, तो बताओ ये डी को एक अलग कैटेगरी में डालेगा कि बी वाले कैटेगरी में डाल देगा? ऑब्वियस सी बात है, इस डी को बी वाले कैटेगरी में डालेगा, क्योंकि ऑलरेडी बी को खोज लिया गया है और उसके जैसा ही एक दूसरा प्लांट है। तो बताओ, डी प्लांट का आइडेंटिफिकेशन हो गया कि अच्छा तुमको हम आइडेंटिफाई कर लिए, तुम तो बी वाला ग्रुप के हो। ओहो, अरे बात समझ में आया? हाँ जी, तो यही है, ये जो बी है वो बी के जैसा कौन है, डी है। डी को आइडेंटिफाई कर लिया और बी वाले कैटेगरी में डाल दिया। दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स एंड द ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आई? तो आइडेंटिफिकेशन सबसे पहला बहुत जरूरी है किसी भी चीज को करना, ठीक है। अब दूसरा आइए, नोमेनक्लेचर। एक देख भाई, मेरे देश में बहुत खतरनाक चीज है कि एक ही चीज का नाम जो है बहुत अलग अलग तरीका से बोला जाता है, ठीक। जैसे कि हम बात करते हैं गुपचुप का, आजकल लड़कियां बहुत गुपचुप खाती है, लड़के भी खाते हैं, मैं बात कर रहा हूं सिंपल सा गुपचुप का, ओके। तो गुपचुप है, पानी पतासे, गोलगप्पा, पानी पूरी, फोक्चा, अलग अलग नाम है किसका, केवल गुपचुप का। तो ऐसे ही विभिन्न चीजों का, विभिन्न वेजिटेबल्स का, विभिन्न फल का, है ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होता है, ठीक है। हमारे इंडिया में अलग नाम होगा, ओके, इंडिया का ही बिहार में अलग नाम होगा, झारखंड में अलग नाम होगा, तुम साउथ इंडिया में चल जाओ, केरला में अलग नाम होगा, उड़ीसा में अलग नाम होगा एक ही चीज का, ओके। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपका उड़हुल, चाइना रोज, नाम तो सुना होगा, ओके। इसका नाम कैसे, थोड़ा समझना। एक्चुअली मैं बात करता हूँ चाइना रोज का, तो चाइना रोज इंग्लिश में इसे चाइना रोज कहते हैं और हिंदी में इसे गुड़हुल कहते हैं, ओके। संस्कृत में इसको पद्मचारिणी कहते हैं, ओके। अब मराठी में चल जाओ तो इसे जसवंत कहते हैं, उड़िया में चल जाओ तो इसे जावा कहते हैं, मतलब अलग अलग नाम है एक ही चीज का। अब बताओ ये कैसे, गड़बड़ है ना, एक ही चीज का नाम अलग अलग जगह पे अलग अलग है। तो साइंटिस्टों ने क्या कहा, भैया अगर ऐसा होगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो क्या किया जाए, क्यों ना एक रूल बनाया जाए और किसी भी प्लांट का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा नाम रखा जाए जो पूरे वर्ल्ड में लागू हो, और उसका नाम दिया गया साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम बोले तो वैज्ञानिक नाम, साइंटिस्ट के अनुसार नाम जो पूरे वर्ल्ड में वो लागू होता है, और तो इसे ही क्या कहते हैं, साइंटिस्ट के अनुसार नाम किसी भी प्लांट या एनिमल्स को देना क्या कहलाता है, साइंटिफिक नेम। और यह इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स के अनुसार होता है, इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल, ये पूरे वर्ल्ड में जो नाम है वो लागू होते हैं, केवल इंडिया में ही नहीं।
अब आइए अगला है क्लासिफिकेशन। देखो मेरे भाई, क्लासिफिकेशन अभी मैंने तुरंत बताया था। एक्चुअली आपने क्लासिफिकेशन करना है तो क्या करोगे, अगर आपको क्लासिफिकेशन करना है तो क्या करोगे कि बहुत सारे प्लांट हैं, कोई फूल देने वाला है, कोई फल देने वाला है, कोई सब्जी देने वाला है, कोई मसाला देने वाला है, तो एक काम करो, सबको एक ही कैटेगरी में डाल दो, है ना? नहीं, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट जो है वो विभिन्न तरीका का लेवल आया था। पहले क्या किया गया, सबको एक ही में डाल दिया गया, फिर देखा गया कि नहीं ये गड़बड़ है, फिर उसको चेंज कर दिया गया, अलग अलग कैटेगरी में डाला गया। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, पूर्ण रूप से ये तीनों चीज के बारे में पढ़ेंगे, टेंशन क्यों लेते हो? बस मैं भी ये बता रहा हूँ, क्लासिफिकेशन मतलब अकॉर्डिंग टू देयर गुण, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, अलग अलग कैटेगरी में प्लांट्स को बांट देना क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। ये बात समझ में आई? तो इजिली ऑब्जर्वेशन, इजी, उसको इजी से इजिली ऑब्जर्व करो कि वो प्लांट क्या है। ओके, इजी ऑब्जर्व करके उसको अलग अलग कैटेगरी में डाल दो, दैट इज द क्लासिफिकेशन। बात समझ में आई? तो इधर यहां से यहां तक पूरा का पूरा आपको चीज समझ में आया होगा, आई थिंक। ओके, तो ध्यान से इस चीज को लिख लेना। अब आते हैं इस चीज पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को अब समझते हैं। अब मैं बात करता हूं इसरो का। इसरो में सबसे पहला जो टर्म लिखा हुआ है वो है सिस्टेमैटिक्स। ओके, ये सिस्टेमैटिक्स जो टर्म है वो एक लैटिन वर्ड सिस्टेमा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट। ओके, किसी चीज का एक सिस्टम से अरेंज करना, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना, क्रमबद्ध अरेंजमेंट करना, क्या कहलाता है, सिस्टमैटिक्स। और इस सिस्टमैटिक का जो नाम है वो सबसे पहले एक बहुत ही महान व्यक्ति लिनियस साहब ने इस सिस्टमैटिक शब्द को सबसे पहले हम लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया। ओके, ये सिस्टमैटिक्स को दो शब्दों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक है ओल्ड सिस्टमैटिक्स और एक है न्यू सिस्टमैटिक्स। मतलब कि एक पुराना मतलब कि एक है ओल्ड सिस्टमैटिक्स जिसमें हम लोग पुराने तरीका से किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम लोग कैटेगराइज करते थे, सिस्टमैटिक तरीका से अरेंज करते थे। और एक है नया न्यू सिस्टमैटिक्स जिसमें हम लोग नए तरीका से चीजों को अरेंज करते हैं। ओके, तो ये चीज को समझना है। ओल्ड सिस्टमैटिक्स क्या बोलता है कि एक बहुत ही महान साइंटिस्ट थे जिसका नाम था जी सिम्पसन। ओके, जी सिम्पसन। According to G. Simpson, systematics is the study of diversity of organisms and their evolutionary relationship, and it includes morphological characters of plant like root, stem and leaves. Actually हुआ क्या कि ये जो ओल्ड सिस्टमैटिक्स है इसमें एक बहुत ही महान व्यक्ति जी सिम्पसन है, क्या बोलते हैं कि जो भी प्लांट है, ओके, जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका जो डाइवर्सिटी है, उसके अंदर जितने भी प्लांट हैं, जितने भी डाइवर्सिटी के अंदर जितने भी प्लांट हैं, उसको जो है वो हम लोग सिस्टमैटिक तरीका से जो अरेंज कर रहे हैं उसमें दो चीज का होना बहुत जरूरी है। पहला, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब कि वो कहां से आया, उसका एंसेस्टर कौन है, ब्रायोफाइट, इरिडियोफाइट, ये सब समझते हो ना? हाँ जी। और उसका मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या है? मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कहने का मतलब उसका पत्ता, उसका तना, उसका जड़ कैसा है, मतलब दूसरे प्लांट से ये किस तरह से अलग है। ओके, सिंपल सी बात है कि आपको ये याद रखना होगा कि ओल्ड सिस्टमैटिक्स में प्लांट का एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी देखा गया। एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी कहने का मतलब जो बाहर से दिखता है कि वो प्लांट का पत्ता जो है वो किस तरह से है, लीफ उसका कैसा है, उसका रूट कैसा है, आपको यही देखना है किसमें, ओल्ड सिस्टमैटिक्स में। लेकिन कुछ देर के बाद जो है वो न्यू सिस्टमैटिक्स या फिर नियो सिस्टमैटिक्स, न्यू सिस्टमैटिक या फिर नियो मतलब होता है न्यू ब्रांच। ओके, सिस्टमैटिक्स आया जो कि दिया गया था, ये जो नेम है न्यू सिस्टमैटिक्स वो दिया गया था जूलियन हक्सले के द्वारा। आपको ये बात याद रखना है, ये जो नियो सिस्टमैटिक्स है वो किसके, ये नाम नियो सिस्टमैटिक्स जूलियन हक्सले के द्वारा दिया गया था। लेकिन इसमें क्या कहता है कि किसी भी प्लांट को हम लोग सिस्टमैटिक तरीका से अरेंज जो करते हैं उसमें हम लोग एक्सटर्नल कैरेक्टर तो देखेंगे ही, मॉर्फोलॉजी तो हम लोग देखेंगे ही कि उसका कैसा लीफ है, कैसा स्टेम है, कैसा रूट है, लेकिन उसका इंटरनल रिलेशन भी हमको देखना है। ओके, उसका आंतरिक संरचना भी देखना है, उसके सेल का स्ट्रक्चर भी देखना है, और इसमें जो है उसके जेनेटिक्स को भी स्टडी करना है कि उसका जेनेटिक्स किसी दूसरे प्लांट से कैसे अलग है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, नियो सिस्टमैटिक्स
It includes external and internal structure along with the structure of cell, डेवलपमेंट प्रोसेस, किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, दो अलग अलग प्लांट का डेवलपमेंट जो है वो किस तरह से हो रहा है, एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. इट इज मेनली बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी एज वेल एज जेनेटिक रिलेशनशिप. मतलब इसमें पूरा ऑल ओवर थिंग्स को स्टडी किया गया, कहां से लेकर एक्सटर्नल भी देखा गया, इंटरनल भी देखा गया, स्ट्रक्चर ऑफ सेल भी देखा गया प्लांट का, उसका किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है वो भी देखा गया. ओके, डेवलपमेंट प्रोसेस देखा गया, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन देखा गया, मतलब इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन उसका कैसा है, किस तरह से वृद्धि कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके इन्वायरमेंट में क्या इम्पैक्ट है नहीं है. ओके, और इसमें दो चीज को बहुत अधिक महत्व दिया गया जो कि है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एंड जेनेटिक रिलेशनशिप. आनुवंशिक गुण को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया नियो सिस्टमेटिक्स में किसी भी प्लांट को अरेंज करने के लिए. मतलब कि जिसका जेनेटिक्स एक जैसा है उसको अलग रखा, जिसका जेनेटिक्स दूसरा है उसको अलग रखा. बहुत सारा चीज को स्टडी करने के बाद प्लांट को एक सिस्टमेटिक तरीका से अरेंज किया गया, किसमें, न्यू सिस्टमेटिक्स में. आपको यहां से स्टेटमेंट पूछ सकता है कि न्यू सिस्टमेटिक्स में क्या हुआ था, किस चीज को देखा गया था. तो आपको याद रखना होगा कि ओल्ड सिस्टमेटिक में केवल और केवल मोर्फोलॉजी और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखा गया था, लेकिन यहाँ पे सारा कुछ एक्सटर्नल, इंटरनल, इकोलॉजिकल, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंटल प्रोसेस, इवोल्यूशनरी और इकोलॉजिकली सब कुछ इसमें देखा गया, किसमें, न्यू सिस्टमेटिक्स में. तो आपको ये जो बात है वो ध्यान रखना होगा, ठीक है, कि ओल्ड सिस्टमेटिक्स और न्यू सिस्टमेटिक्स होता क्या है. अब आते हैं कुछ इंफॉर्मेशन पर. ओके, कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना. वो है क्या, सबसे पहला प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस और टैक्सोनॉमी. ये जो टैक्सोनॉमी है जो हम लोग यहाँ पे पढ़े थे, इस टैक्सोनॉमी का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसको हम लोग इतना व्यापक रूप से क्यों कर रहे हैं, और उसका जवाब केवल और केवल एक आता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म. जो भी अननोन ऑर्गेनिज्म है, जो अभी तक किसी के द्वारा जाना नहीं गया है, उसको जानना कि उसका गुण क्या है, उसका फीचर क्या है, उसका प्रॉपर्टी क्या है, सब कुछ उसके बारे में जानना क्या कहलाता है, क्या है, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द टैक्सोनॉमी. ओके, टैक्सोनॉमी का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है अननोन ऑर्गेनिज्म को जानना. ठीक है, अब कुछ एग्जांपल. अब बात कर रहे थे जैसे कि हम डायवर्सिटी का, तो ये सवाल पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा विविधता जो सबसे ज्यादा विविधता है, डायवर्सिटी है, वो कहां पाया जाता है, किस स्थान पर सबसे ज्यादा डायवर्सिटी है. तो उसका आंसर है आपका सबसे पहला, मैक्सिमम डायवर्सिटी जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है, जहां वर्षा अत्यधिक होती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं. ओके, सबसे ज्यादा एनिमल्स का, प्लांट्स का जो विविधता है, डायवर्सिटी है, संख्या है, विभिन्न प्रकार के प्लांट्स का टाइप है, वो कहां पाया जाता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में. एंड द सेकेंड डायवर्सिटी, सेकेंड मैक्सिमम डायवर्सिटी जो है वो कोरल रीफ्स में, पानी, इक्वेटिक जो भी संसाधन है उसके अंदर पाया जाता है. ओके, एंड लास्ट इज द नंबर ऑफ रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. एनसीईआरटी क्या कहता है, नंबर ऑफ रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का जो संख्या पूरे विश्व में वो है 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन. 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म का जो है वो रेंज है हमारे अर्थ पर, पूरा पृथ्वी पर, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. ठीक है, तो ये तीन चीज आपको याद रखना है कि मैक्सिमम डायवर्सिटी कहां होता है, सेकेंड मैक्सिमम डायवर्सिटी किसको कहते हैं, और नंबर ऑफ रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है कहां से कितना तक है. आपको ये बात जो है वो याद रखना है. अब आइए इधर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें हम लोग जानेंगे नोमेनक्लेचर के बारे में. देखो, हमने आइडेंटिफिकेशन का बात किया था, तो आइडेंटिफिकेशन तो यही सब चीज है ना कि आइडेंटिफाई करो पहले. ओके, उसका मोर्फोलॉजी देखो, उसका जेनेटिक देखो. ओके, तो आइडेंटिफाई तो इधर हो गया. अब हम दूसरा बात कर रहे हैं नोमेनक्लेचर का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, अब आते हैं नोमेनक्लेचर पर. तो नोमेनक्लेचर जो है वो दो तरीका से है. आपको बताया है हम कि नोमेनक्लेचर जो है इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल के अनुसार जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उसका नामकरण करना क्या कहलाता है, नोमेनक्लेचर कहलाता है. ठीक है, तो आप समझिए नोमेनक्लेचर को दो भागों में बांटा गया है. एक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और दूसरा है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर. ओके,
बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसको कहते हैं एंड ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है वो किसे कहते हैं, आपको अब समझना होगा। एक्चुअली बहुत ही आसान चीज है, ठीक है ना, आप जानते भी होंगे नो डाउट, लेकिन मेरा बताना फर्ज है, मैं बता दूंगा आपको, हो सके आपको कुछ और एक्स्ट्रा मिल जाए तो थोड़ा ध्यान से समझना। एक्चुअली बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को सबसे पहले जो है वो एक गैस्पार्ड बॉहीन नामक साइंटिस्ट व्यक्ति ने सबसे पहले इसे दिया था, गैस्पार्ड बॉहीन। आपको ये नाम याद रखना होगा कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है वो गिवन बाय गैस्पार्ड बॉहीन। और इस बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का सबसे पहले जो प्रयोग किया, इसका जो फायदा उठाया वो था लिनियस, कैरोलस लिनियस ने सबसे पहले इस चीज का फायदा उठाया था। अब ये फायदा क्या उठाया था, यही आपको जो है वो समझना है। एक्चुअली लिनियस साहब ने क्या किया कि जितना भी ऑर्गेनिज्म था उस टाइम तक, जिस टाइम लिनियस साहब थे, उस सारे के सारे ऑर्गेनिज्म का इन्होंने नामकरण कर दिया। ओके, मतलब कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म का इसने नाम दे दिया, साइंटिफिक नेम दे दिया कि किस तरह से किस ऑर्गेनिज्म को हम कैसे पुकारेंगे, कैसे बुलाएंगे। तो समझिए ध्यान से, एक्चुअली लिनियस साहब जो थे वो 2 बुक लिखे। पहला था स्पीसीज प्लांटरम, आपको याद रखना है, और दूसरा था सिस्टेमा नेचुरी। स्पीसीज प्लांटरम में पूरा का पूरा प्लांट का नामकरण कर दिया था लिनियस साहब ने, और यह सबसे पहले पब्लिश हुआ था मार्केट में 1753 ईस्वी में। आपको याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है स्पीसीज प्लांटरम book was written by the Carolus Linnaeus in which the plant nomenclature included। पूरा का पूरा प्लांट नोमेनक्लेचर जो है उसमें इंक्लूड था। दूसरा बात करते हैं सिस्टेमा नेचुरी का, तो सिस्टेमा नेचुरी में पूरा का पूरा एनिमल्स का उन्होंने नाम रख दिया था, पूरा का पूरा साइंटिफिक नेम ऑफ द एनिमल उसमें पूरा का पूरा लिख दिया था, जो कि 1758 ईस्वी में 10th एडिशन बुक का 10वां प्रकाशन जो है वो प्रकाशित हुआ था 1785 ईस्वी में। अब आगे हम बात करते हैं, आगे आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे बहुत एक ऑर्गेनाइजेशन बना कि अगर कोई भी नेम है तो उसको किस तरह से रखा जाए, उसको लिखा किस तरह से जाए। ओके, अगर हाथ से लिखोगे तो क्या उसमें क्या चेंज होगा, कंप्यूटर से लिखाएगा वो नाम तो क्या होगा। बहुत सारा चीज जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हम लोगों को बताया गया जिसका नाम था ICBN। ओके, ICBN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछ दिया गया है इसका फुल फॉर्म। ओके, बहुत सारे लोग जो गड़बड़ा जाते हैं वो क्या होता है, इंटरनेशनल कोड 4 यहाँ पे कर देते हैं, जो कि 4 नहीं होता है, ऑफ होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, जिसमें क्या होता है। और सॉरी, एक बात और बता दूं मैं कि ICBN सबसे पहले एक्सेप्टेड हुआ था हमारे वर्ल्ड में 1961 ईस्वी में। ओके, 1961 में ICBN सबसे पहले दुनिया ने एक्सेप्ट किया था इसे, और इसका रूल जो है उस सब ने पालन करना शुरू कर दिया था। अब इसके अनुसार होता है क्या है कि जो भी रूल है ICBN का, वो 2 रूल है। पहला कि कोई भी बॉटनिकल नेम या जोलॉजिकल नेम, कोई भी नेम हो, उसको 2 भागों में बांटना है, 2 कंपोनेंट और वर्ड में बांटना है। कोई भी नेम लिखो, किसी भी चीज का नाम लिखो, जो कि पहला है, सबसे पहला जो उसका जेनरिक नेम लिखना होगा, उसका जीनस का नाम लिखना होगा, और दूसरा जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट, उसका स्पीसीज का नाम लिखना होगा। ओके, जो सबसे पहले लिखाएगा वो जीनस का नाम लिखाएगा, और बाद में जो लिखाएगा वो स्पेसिफिक एपिथेट का नाम लिखाएगा। ठीक है, तो हमने एक एग्जांपल ले रखा है सोलेनम ट्यूबरसम, जो कि पोटैटो को बोलते हैं, आलू का नाम सुना है ना, पोटैटो। ओके, देखे भी होगे, खाए भी होगे। तो पोटैटो का साइंटिफिक नेम जो है, इंटरनेशनल नेम जो है वो है सोलेनम ट्यूबरसम। ओके, ट्यूबरोसम। ओके, तो सोलेनम यहाँ पे जेनरिक नेम हो गया। जेनरिक नेम, जो पहला वर्ड है उसको जेनरिक नेम बोलते हैं, और दूसरा जो वर्ड है वो है स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब ये स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है ट्यूबरोसम, और सोलेनम जो है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये ऐसे बहुत सारा नाम है, जैसे कि सबसे बढ़िया एग्जांपल आप ले लो तो आम, मैंगो, मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका में मैंजीफेरा जो है वो जीनस है, और इंडिका जो है वो स्पीसीज है। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखना होगा। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि जैसे ही आप एनिमल्स का नाम लिखते हो, एनिमल्स, ओके, तो यहाँ पे ICBN के जगह ICZN हो जाता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। और इसमें क्या होता है कि कोई भी
मतलब कि मैक्सिमम ऐसे एनिमल्स हैं जिनका नाम में जो जेनरिक नेम और स्पेसिफिक इपिथेट है वो बिल्कुल समान है, सेम है। जैसे एग्जांपल है नाजा नाजा। नाजा नाजा इंडियन कोबरा का नाम है। जो कोबरा सांप होता है ना, उसका नाम है नाजा नाजा। तो यहाँ पे सबसे पहला वर्ड जो नाजा है वो है जेनरिक नेम, और जो दूसरा जो नाजा है वो है स्पेसिफिक इपिथेट। वैसे ही रैट का नाम रेटस रेटस। तो पहला वर्ड जो रेटस है और दूसरा वर्ड जो रेटस है, तो पहला वर्ड जेनरिक नेम हो गया और दूसरा वर्ड जो है वो स्पेसिफिक इपिथेट हो गया, जो कि मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो वैसा नोमेनक्लेचर जिसका जेनरिक नेम और स्पेसिफिक इपिथेट सेम हो, समान हो, इक्वल हो, बराबर हो, उस चीज को हम लोग बोलते हैं टोटोनिम्स। टोटोनिम्स मीन्स द जेनरिक नेम एंड द स्पेसिफिक इपिथेट विल बी सेम। सेम होता है, उसी को क्या कहते हैं? टोटोनिम्स। ओके। और ये टोटोनिम्स मतलब कि जो दोनों जेनरिक नेम और स्पेसिफिक इपिथेट समान जो होता है वो केवल और केवल एनिमल के लिए लागू होता है, प्लांट के लिए लागू नहीं होता है। मतलब टोटोनिम्स जो है वो केवल प्लांट एनिमल के लिए होगा, प्लांट के लिए नहीं होगा। प्लांट में जो भी जेनरिक नेम और स्पेसिफिक इपिथेट है वो बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा, डिफरेंट होगा, एक कभी भी नहीं होगा। इसलिए जो टोटोनिम्स है वो केवल एनिमल्स के लिए लागू होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं, जैसे कि दो आपको सामने दिख रहा है, नाजा नाजा और रेटस रेटस। इसमें जो है वो जेनरिक नेम और स्पेसिफिक इपिथेट बिल्कुल क्या है? सेम है। दैट इज द टोटोनिम्स। ठीक है। अब आइए, ये तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का बात हुआ, जिसको दो कंपोनेंट में जो है बांटा गया है। अब आते हैं ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर का। एक्चुअली ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होता है कि यहाँ पे नेम को तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो है वो है जेनरिक नेम, दूसरा जो है वो है स्पेसिफिक इपिथेट, और तीसरा जो है सब स्पेसिफिक इपिथेट, मतलब इसका वैरायटी, नेम ऑफ वैरायटी। वो किस वैरायटी का है, ये आपको बहुत मजा आएगा समझने में। थोड़ा समझना। देखो, एक्चुअली हमने तीन यहाँ पे एग्जांपल लिया है। सबसे पहला है ब्रासिका ओलरेसिया बॉटराइटिस। ओके। और ये जो है कॉलीफ्लावर का नाम है, बॉटनिकल नेम है, ब्रासिका ओलरेसिया बॉटराइटिस। ठीक है। और दूसरा नाम जो है ब्रासिया ओलरेसिया कैपिटाटा, ये जो है वो कैबेज का नाम है, पत्ता गोभी का नाम सुना होगा आपने। और तीसरा जो नाम है वो है ब्रासिका ओलरेसिया कॉलीरापा। ओके। ये जो है वो नॉल गांठ गोभी, एक प्रकार का गोभी होता है, गांठ गोभी, उसका नाम है। एक्चुअली है तीनों गोभी, ये तीनों का तीनों है गोभी, लेकिन तीनों का वैरायटी अलग अलग है। एक है फूल गोभी, एक है पत्ता गोभी, और एक है गांठ गोभी। है तीनों गोभी। बात समझे? तो जो लास्ट वाला जो नाम है वो वैरायटी को बता रहा है। ये जो कैपिटाटा, कॉलीरापा और बॉटराइटिस है, तीनों मतलब कि सब स्पेसिफिक इपिथेट या फिर नेम ऑफ वैरायटी जो है वो वैरायटी को बता रहा है कि कौन सा किसका वैरायटी है। और मैं बता दूं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो सबसे पहले दिया गया था हक्सले एंड स्ट्राइकलैंड के द्वारा। हक्सले एंड स्ट्राइकलैंड के द्वारा ये ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो सबसे पहले दिया गया था। तो ये जो पूरा का पूरा यहां से यहां तक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अगर किसी प्रॉब्लम, किसी भी पॉइंट में समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा आपका। ओके। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब बात करते हैं आगे और जानते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। अभी तक मैंने आपको नोमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन, दैट इज द सिस्टमैटिक्स, मैंने आपको बता दिया। अब आगे आप बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन। एक्चुअली क्लासिफिकेशन का बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू एप्पीडेकेंडोली जो है वो क्लासिफिकेशन दो प्रकार का है। ओके। क्लासिफिकेशन को दो भागों में डिवाइड किया गया है। वो सबसे पहला जो है वो एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा जो है वो है रेशनल क्लासिफिकेशन। ओके। एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन क्या कहता है कि जो भी प्लांट हमने डिसाइड किए हैं, जितना भी दुनिया में प्लांट है, तो उन प्लांट को उनके नाम के अनुसार कैटेगराइज कर दो। ओके। जैसे जो प्लांट ए अक्षर से शुरू होता है उसको ए वाले में डाल दो, ए कैटेगरी वाले में डाल दीजिए,
और जो प्लांट बी से होता है उसको बी से डाल दीजिए। मतलब कि एबीसीडी के अनुसार 26 वर्ड के अनुसार 26 ग्रुप को बनाया गया और अकॉर्डिंग टू देयर नेम 26 ग्रुप में प्लांट को क्लासिफाई किया गया। दैट इज द एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन। तो क्या लिख रहा है? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ऐसा क्लासिफिकेशन को एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं और यहाँ पे 26 ग्रुप बनाया गया था जो कि ए से जेड तक था। ओके, और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है रेशनल क्लासिफिकेशन। ओके, ये रेशनल क्लासिफिकेशन क्या है? इसमें क्या बोलता है कि जो भी प्लांट है उसको नेम के अनुसार नहीं, उसके कैरेक्टर के अनुसार, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार, उसके फीचर के अनुसार, उसके नेचर के अनुसार जो है वो कैटेगराइज करो। कहने का मतलब जिस प्लांट का जिस तरह का नेचर है उसके अनुसार उसको कैटेगराइज कर दो। तो यहाँ पे है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्चुअल कैरेक्टर और नेचर, मतलब उसके एक्चुअल वास्तविक गुण को देखा जाता है और उसके बाद उसको कैटेगराइज किया जाता है, जो कि बहुत सारे विभिन्न टाइप्स के होते हैं रेशनल क्लासिफिकेशन। तो आगे हम लोग जो रेशनल क्लासिफिकेशन में हम लोग जो पढ़ेंगे वो है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन, एडेंसोनियन क्लासिफिकेशन। मतलब डिफरेंट प्रकार का क्लासिफिकेशन जो है वो रेशनल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत जो है वो आता है। ओके, तो सबसे पहला जो है रेशनल क्लासिफिकेशन का सबसे पहला जो टाइप है वो है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। ओके, तो ये प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन कहता क्या है कि जो भी प्लांट, जैसा प्लांट है, जैसा उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, उसके अनुसार उसको कैटेगराइज कर दो। मतलब कि अगर कोई प्लांट तेल देने वाला है तो उसको तेल वाले कैटेगरी में डाल दो, ऑयल एल्डिंग प्लांट में डाल दो। अगर कोई प्लांट जो है वो मेडिसिन वाला है तो उसको मेडिसिन एल्डिंग प्लांट में डाल दो। ओके, तो यहाँ पे जो प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन है वहां लिख क्या रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अनुसार इसको क्लासिफाई किया गया है। इसका कुछ एग्जांपल है जैसे कि ऑयल एल्डिंग, फाइबर एल्डिंग एंड मेडिसिन एल्डिंग। ऑयल एल्डिंग मतलब कि जो ऑयल देते हैं जैसे कि कोकोनट हो गया, सोयाबीन हो गया, ठीक है, जो ऑयल तेल देता है। आगे है फाइबर एल्डिंग, जो इसमें एग्जांपल जो है वो जूट है, कॉटन है। कॉटन और जूट जो है फाइबर के लिए बहुत अच्छे प्लांट माने जाते हैं। मेडिसिन एल्डिंग जहां पे बहुत अच्छा एग्जांपल है रॉ वॉल्फिया और सिनकोना। सिनकोना और रॉ वॉल्फिया बहुत ही अच्छा प्लांट है जिससे बहुत विभिन्न प्रकार के मेडिसिन तैयार किया जाता है। लेकिन इसका एक मतलब थोड़ा सा गड़बड़ी है क्या कि यहाँ पे एक ही प्लांट विभिन्न ग्रुप का मेंबर हो सकता है। एक ही प्लांट विभिन्न प्रकार, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हल्दी का, टर्मेरिक का। ओके, तो टर्मेरिक एक ऐसा पौधा है जिसको आप मसाला में भी यूज करते हो, मसाला खाने में, मसाला में, सब्जी बनाने में यूज करते हो, और दूसरा उसको मेडिसिन में भी यूज किया जाता है। मतलब कि एक प्लांट टर्मेरिक को दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, मसाले वाले स्पाइसेस कैटेगरी में भी और आपका मेडिसिनल कैटेगरी में भी। तो एक प्लांट अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे चला जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा एक दिक्कत है, ठीक है। तो ये था प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। आगे आते हैं तो दूसरा है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। देखो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में होता है क्या है, कोई भी प्लांट को देखेगा कोई भी साइंटिस्ट, और उसका ज्यादा नहीं, एक या दो कैरेक्टर देखेगा कि हाँ मिल रहा है। मतलब दो प्लांट रखा, इसका देखा, अच्छा इसका पत्ती ऐसा है, इसका पत्ती ऐसा है, दोनों को मिल गया, मतलब एक दो कैरेक्टर मिल गया दो प्लांट का, तो उसको एक कैटेगरी में डाल दिया गया, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में 1 और 2 कैरेक्टर को देखा जाता है, मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, बाहरी गुण, बस और कुछ नहीं। आगे नेचुरल क्लासिफिकेशन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझना। अब बात करते हैं इस नेचुरल क्लासिफिकेशन का। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या कहता है कि जो भी प्लांट है उसके कंप्लीट मोर्फोलॉजी को स्टडी करो। ओके, पूरा का पूरा जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है उसको स्टडी करो और उसके बाद उसे कैटेगराइज कर दो। मतलब नेचुरल क्लासिफिकेशन में कंप्लीट मोर्फोलॉजी को कंसीडर किया गया था, इसलिए इसे बेस्ट क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। नेचुरल क्लासिफिकेशन को बेस्ट क्लासिफिकेशन, बहुत ही अच्छा क्लासिफिकेशन कहा जाता है, ठीक है। अब ये नेचुरल क्लासिफिकेशन जो है इसे 2 भागों में कैटेगराइज किया गया है। वो सबसे पहला जो है वो है नेचुरल फॉर्मल और दूसरा जो है वो नेचुरल फाइलोजेनेटिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। एक्चुअली नेचुरल फॉर्मल जो है वो क्या कहता है कि यहाँ पे जो भी प्लांट होगा उसका मॉर्फोलॉजी तो देखना है, लेकिन यहाँ पे उसका कोई भी फाइलोजेनी का मतलब होता है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, वो कहां से आया है, किस तरह से उसका डेवलपमेंट हुआ है, ये सब कुछ नहीं देखना है।
केवल और केवल उसका मॉर्फोलॉजी जो है वो नेचुरल फॉर्मल में देखा जाता है। मतलब नेचुरल क्लासिफिकेशन का एक ऐसा क्लासिफिकेशन है जिसमें केवल और केवल मॉर्फोलॉजी को देखा जाता है और किसी भी प्रकार का इवोल्यूशनरी कंडीशन को नहीं देखा जाता है। किसमें? नेचुरल फॉर्मल में, केवल और केवल मॉर्फोलॉजी। लेकिन यहां पे हम बात करते हैं नेचुरल फाइलोजेनेटिक। तो ये नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन एक ऐसा क्लासिफिकेशन है जिसमें प्लांट का मॉर्फोलॉजी के साथ साथ उसका फाइलोजेनी को भी देखा जाता है। फाइलोजेनी कहने का मतलब उसका इवोल्यूशन क्या है, कहां से आया, उसका इतिहास क्या है। बात समझे? तो यहाँ पे नेचुरल फाइलोजेनेटिक एक ऐसा क्लासिफिकेशन है जिसमें प्लांट के मॉर्फोलॉजी के साथ साथ उसके फाइलोजेनी को भी देखा जाता है। ये ध्यान रखना होगा। ओके, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइलोजेनेटिक मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब कि वही चीज जो कहां से आया, किस तरह से उसका उत्पत्ति हुआ, मतलब ऑल ओवर द इवोल्यूशन ऑफ द प्लांट, दैट इज नोन एज द फाइलोजेनेटिक। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फाइलोजेनी एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है क्लासिस्टिक क्लासिफिकेशन। मतलब फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को या फाइलोजेनी को क्लासिस्टिक क्लासिफिकेशन कहा जाता है। क्लासिस्टिक क्लासिफिकेशन का मतलब होता है इवोल्यूशनरी ब्रांचेज, जो भी इवोल्यूशंस हो रहे हैं उसमें, दैट इज द क्लासिस्टिक क्लासिफिकेशन। जैसे कि आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले थाइलोफाइटा आया था, उसके बाद ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड द मोस्ट एडवांस प्लांट दैट इज द एंजियोस्पर्म। ओके, तो ये जो था यहां से लेकर यहां तक, दैट इज द नेचुरल क्लासिफिकेशन। ओके, अब हम लोग बात करने वाले हैं एडेंसोनियन और फेनेटिक और न्यूमेरिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और ये एक ऐसा क्लासिफिकेशन है जो सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेस पर आधारित होता है। इसमें क्या किया जाता है कि जैसे कोई भी प्लांट है, 2 प्लांट को चूज किए, 4 प्लांट को चूज किए, ओके, और उसके बाद देखा गया कि ये दोनों में सिमिलरिटीज क्या है, दोनों में डिसिमिलरिटीज क्या है, और उसके बाद उसको एक कैटेगरी में डाल दिया गया। ठीक है, सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के आधार पर। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे हजारों प्लांट होंगे, तो इसमें क्या किया जाता है, कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इसमें कंप्यूटर का यूज किया जाता है कि जैसे आपको किसी भी प्रकार का प्लांट निकालना है कैटेगरी का, तो उसका चीज लिखेंगे, वो प्लांट का पूरा का वो गुण, जो गुण एक प्लांट में है वैसा वैसा कितने प्लांट में वो गुण है, उसको एक कैटेगरी में पूरा का पूरा वो कंप्यूटर के द्वारा निकाल लिया जाता है। मतलब समझ लो कि कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है। कंप्यूटर में पूरा डाटा डाला जाता है प्लांट के डिसिमिलरिटीज और सिमिलरिटीज का। उसके बाद कंप्यूटर में सारा का सारा डाटा लोड होता है और एक आप सिमिलरिटीज या डिसिमिलरिटी को डालोगे तो पूरा का पूरा डाटा निकल के आ जाएगा। यही है एडेंसोनियन क्लासिफिकेशन। इसमें क्या कहता है, दिस इज बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज and dissimilarities of the character, it is easily carried out by computer. Okay, ये कंप्यूटर के द्वारा आसानी से यूज हो जाता है। अब बात करेंगे टैक्सोनॉमी कैटेगरी का। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो होता है वो टोटल 7 होता है। 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होते हैं और वो 7 कैटेगरीज आपको यहाँ सामने लिखा हुआ है, जो कि स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन एंड किंगडम पर जाकर खत्म होता है। एक और होता है डोमेन, उतना छोड़ दीजिए, बस आपको याद रखना है देयर आर 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड द ग्रुप इंक्लूडेड इन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज कॉल्ड टैक्सॉन। इस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में जो भी ग्रुप इंक्लूड होते हैं उसको क्या कहा जाता है, टैक्सॉन कहा जाता है। उतना समझना नहीं है, समझना क्या है थोड़ा समझो। ये जो आपको दिख रहा है 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो है क्या, सिंपल सी बात है कि अगर मान लो स्पीसीज है, कोई भी स्पीसीज, तो देखो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पीसीज कॉन्सेप्ट। स्पीसीज किसे कहा जाता है? ओके, तो स्पीसीज उसे कहा जाता है जिनका रहन सहन, खाना पीना एक जैसा हो और उनके बीच सबसे इंपॉर्टेंट बात इनब्रीडिंग हो, रिप्रोडक्शन हो, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट हो। ओके, उस ग्रुप के मेंबर को क्या कहा जाता है, स्पीसीज। तो बहुत सारे ह्यूमन बीइंग, मानव जाति क्या है, स्पीसीज है। ओके, और बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज मिलके क्या बनाते हैं, जीनस। बहुत सारे अलग अलग जीनस मिलके क्या बनाते हैं, फैमिली। और अलग अलग फैमिली मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्डर। और अलग अलग ऑर्डर मिलके क्या बनाते हैं, क्लास।
और अलग अलग क्लास मिलके क्या बनाते हैं, डिवीजन या फिर फाइलम, फाइलम फॉर प्लांट एंड डिवीजन फॉर एनिमल, ओके। एंड द बहुत सारे फाइलम और डिवीजन मिलके क्या बनते हैं, किंगडम, दैट इज द प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। तो यहाँ पे प्लांट और एनिमल किंगडम आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पूरा का पूरा एक विस्तृत चैप्टर है जो मैं आपको बहुत ही खतरनाक तरीका से पढ़ाने वाला, ओके। तो ये ध्यान से समझिए कि ये पूरा का पूरा सातों कैटेगरी का सबसे स्मॉलेस्ट जो चीज है वो है आपका स्पीसीज। जैसे हमारे बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सेल है, वैसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, स्पीसीज होता है। स्पीसीज अ स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड इट इज बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का सबसे बेसिक यूनिट है आपका स्पीसीज और सबसे छोटा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है आपका स्पीसीज, ओके। एक बात बताओ, स्पीसीज मतलब मान लो बहुत सारा ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग को आप देख के पहचान लोगे कि अच्छा ह्यूमन बीइंग का 2 हाथ होता है, 2 पैर होता है, 2 कान होता है, 1 नाक होता है, आप देख के पहचान लोगे, ओके। लेकिन जैसे ह्यूमन बीइंग का बात की है, अब वही बात करोगे हॉर्स और ह्यूमन बीइंग में कंपेयर करो। हॉर्स और ह्यूमन बीइंग में जब मॉर्फोलॉजिकल कंपेयर करोगे तो बहुत अलग अलग चीजें आ जाएंगी, समझ रहे हो ना। वैसे ही हॉर्स, ह्यूमन, मंकी को कंपेयर करो, उसमें भी बहुत अलग अलग कैटेगरीज आ जाएगा। हॉर्स, ह्यूमन बीइंग, मंकी, डॉग, उसमें भी अलग अलग चीज को आपको सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज मिलेगी। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, वैसे वैसे जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता है, जटिलता बढ़ता है। आप स्पीसीज को बहुत ही आसान तरीका से पहचान सकते हो, लेकिन किंगडम बहुत विस्तृत किंगडम है। एनिमल किंगडम मतलब करोड़ों प्रकार के एनिमल्स उसमें प्रेजेंट हैं, समझ रहे हो। तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा, जैसे जैसे नीचे आओगे वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी घटेगा। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है हायरार्की, मतलब टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज कॉल्ड हायरार्की, ओके। तो हायरार्की जो है डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज कॉल्ड द हायरार्की, ओके। आपको याद रखना है, जैसे जैसे ऊपर जाइएगा आपका जो है नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर घटेगा, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आओगे नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर जो सिमिलर और डिसिमिलर जो कैरेक्टर है वो नीचे आओगे तो घटेगा, ऊपर जाओगे तो बढ़ेगा। बात समझ रहे हो ना, हाँ जी। तो अब यहाँ पे आपको बहुत सारा चीज यहाँ पे लिखा गया है, टैक्सोनॉमिक ऐड। ये टैक्सोनॉमिक ऐड जो है वो हम लोग यूज करते हैं चीजों को प्रिजर्व करने के लिए, चीजों को स्टोर करने के लिए, समझने के लिए, भविष्य के लिए हम लोग टैक्सोनॉमिक ऐड का यूज करते हैं, जिसमें हर्बेरियम आता है, बॉटनिकल गार्डन आता है, म्यूजियम आता है, जोलॉजिकल पार्क आता है, की आता है, कैटलॉग आता है, फ्लोरा आता है और मैनुअल आता है, ओके। ये आपका एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छा से दिया हुआ है। एनसीईआरटी आप निकालिएगा और एनसीईआरटी का पेज नंबर जो है वो आप निकालेंगे, पेज नंबर 8, ओके। एनसीईआरटी पेज नंबर 8 पे आप आओगे तो आपको टैक्सोनॉमिक कैटेगरी वहां पे पूरा का पूरा है और वहां पे आपको टैक्सोनॉमिकल ऐड भी आपको दिया हुआ है, हर्बेरियम वगैरह। तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वहां पर जाके सारा का सारा चीज आप पढ़ सकते हो, ओके। ये चीज मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छा से लिखा गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान से समझ लेना, एनसीईआरटी पेज नंबर 7, 8 जाकर इसे पढ़ लेना, ओके। अब जो है वो स्पीसीज कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब इसको थोड़ा समझना है। अब बात करते हैं स्पीसीज कॉन्सेप्ट के बारे में। एक्चुअली स्पीसीज कॉन्सेप्ट जो है वो अर्नेस्ट मेयर, सबसे पहले इन्होंने अर्नेस्ट मेयर ने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज सबसे पहले दिया था और इन्हें डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता था, ओके। और याद रखना इन्होंने सबसे पहले बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज जो है, मतलब कि स्पीसीज का ज्ञान, स्पीसीज किसे कहते हैं, वो सबसे पहले इन्होंने ही बताया था। इन्होंने क्या बताया, क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू मेयर ऑल द मेंबर दैट कैन इनब्रीडेड among themselves and can produce fertile offspring are the member of same species, okay। बोलता है क्या कि वैसे मेंबर, स्पीसीज के वैसे मेंबर जो आपस में इनब्रीड करके सेक्सुअल कांटेक्ट बना के और फर्टाइल संतान का उत्पत्ति करते हैं, वही क्या कहलाते हैं, स्पीसीज कहलाते हैं। लेकिन हुआ क्या कि यहां पे कुछ ना कुछ एक्सेप्शन आ गया।
ये जो साहब थे अर्नेस्ट मेयर, वो केवल और केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में इन्होंने बताया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में नहीं बताया। ओके, तो इसलिए कहा जाता है कि ये जो अर्नेस्ट मेयर ने जो भी कॉन्सेप्ट दिया था स्पीसीज का, वो इनकम्प्लीट था, कंप्लीट नहीं था। ओके, तो लेकिन ये बात जरूर है कि जो भी स्पीसीज होता है उनके बीच रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है, रिप्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर गड़बड़ हो जाता है और स्पीसीज फिर नहीं कहलाता। ओके, अब जैसे इंसान का बच्चा वो घोड़े के बच्चा से थोड़ी रिप्रोडक्शन करेगा यार, बात समझ रहे हो ना? इंसान का बच्चा इंसान से ही होगा, घोड़े से नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए, तो ये तो था स्पीसीज कॉन्सेप्ट का। अब हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी। हम लोग इसमें बात करेंगे अभी तक कितने साइंटिस्ट थे जिन्होंने पूरा का पूरा एनिमल्स को, प्लांट्स को कितने कैटेगरी में बांटा, क्या किया नहीं किया, पूरा का पूरा चीज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से चीज को समझना। ठीक है, चलिए देखते हैं हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी को। हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी में सबसे पहले अपन बात करेंगे अरस्तु साहब का, अरिस्टोटल का, जो कि फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी भी कहलाते हैं। अरस्तु साहब बहुत ही महान व्यक्ति थे। इनके बारे में इनका जो जीवनी है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। कभी मौका मिलेगा तो जरूर बताऊंगा। एक्चुअली अरस्तु साहब ने पूरा का पूरा एनिमल्स को और प्लांट्स को, मतलब पूरे के पूरे जीव को, खास करके एनिमल्स को, इन्होंने दो कैटेगरी में बांटा था अकॉर्डिंग टू देयर व्हाइट ब्लड सेल एंड रेड ब्लड सेल। जिस एनिमल में व्हाइट ब्लड सेल था उसको अलग कैटेगरी कर दिया था, और जिस ब्लड में रेड ब्लड था उसको अलग कर दिया था। कौन? अरस्तु साहब। ओके, और इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है अरस्तु साहब का। बहुत अलग जीवनी है इनका, उतना ज्यादा भी मत पढ़ो, ये ब्रह्मास्त्र चल रहा है अभी। ओके, अब थियोफ्रास्टस का बात करते हैं। दोनों बहुत ही महान व्यक्ति थे, अरिस्टोटल भी और थियोफ्रास्टस भी, दोनों दोस्त भी थे आई थिंक, है ना? तो थियोफ्रास्टस जो है वो फादर ऑफ एंशिएंट प्लांट टैक्सोनॉमी है। मतलब एंशिएंट, पुराने जमाने का जो प्लांट टैक्सोनॉमी का जो फादर है वो है थियोफ्रास्टस, और फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है थियोफ्रास्टस साहब को। तो आपको फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ बॉटनी आपको यहां पर मिल गया कि कौन थे फादर ऑफ जूलॉजी और कौन थे फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, अब आते हैं साहब कैरोलस लिनियस पर। एक्चुअली कैरोलस लिनियस का जो ओरिजिनल नाम था, रियल नेम था, वो कैरोलस लिनियस नहीं था, वो था कार्ल वॉन लिन। ओके, लेकिन इन्होंने जो है लैटिन शब्द में पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट, अपना पूरा का पूरा जो भी एक्सपेरिमेंट था वो लैटिन शब्द में कर रहे थे, इसलिए लैटिन भाषा में अपना नाम जो है उन्होंने चेंज कर लिया, दैट इज द कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस साहब ने पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म को, जीव को दो कैटेगरी में बांट दिया, दैट इज द प्लांटी एंड द एनिमेलिया। पूरा का पूरा सिस्टम को बदल दिया इन्होंने। मतलब इधर जो थे एरिस्टोटल साहब, जो व्हाइट ब्लड सेल एंड रेड ब्लड सेल को लेकर आए थे, यहाँ पे वो अलग कर दिए दो, टोटल प्लांट और एनिमल, मतलब टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने दिया था, प्लांट और एनिमल को अलग करके। उसके बाद आए महान व्यक्ति, साइंटिस्ट, जिनका नाम था बेंथम एंड हुकर। ये बेंथम एंड हुकर जो थे बहुत ही खतरनाक व्यक्ति थे। एक्चुअली इन्होंने इतना अच्छा एक्सपेरिमेंट किया है, इतना चीज हमें दिया है जिसके बारे में अगर आप जानोगे तो आपको भी अचंभा होगा। लेकिन ये चल रहा है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र बहुत तेजी से चलता है, इसलिए उतना ज्यादा इसमें हम डीप नहीं जाएंगे। बस इनका ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूं कि ये जो थे वो एक बॉटनिकल गार्डन में काम करते थे, वर्क करते थे, रिसर्च करते थे इंग्लैंड के कीवी में। ओके, इंग्लैंड का एक कीवी जगह है, माफ कीजिएगा, क्यू जगह है, वहां पे ये जो है काम करते थे बॉटनिकल गार्डन में। रॉयल बॉटनिकल गार्डन उस गार्डन का नाम था, रॉयल बॉटनिकल गार्डन, वर्क ऑन रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड। ओके, और इन्होंने जो है जो भी सीड वाले जो भी प्लांट होते हैं, स्पर्मेटोफाइटा जिसे कहते हैं, प्लांट विद सीड, स्पर्मेटोफाइटा जो भी प्लांट है जो सीड देता है, जो बीज देता है, उसे तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया था। और तीनों कैटेगरीज का अलग अलग कैटेगरी में बहुत सारा चीज है, समझ लो तो, है ना? इनके बारे में बस यही बताऊंगा मैं कि स्पर्मेटोफाइटा जो है, इन्होंने स्पर्मेटोफाइटा को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया, दैट इज द डाइकोटिलिडेनी, जिम्नोस्पर्मी एंड द मोनोकोटिलिडेनी। ओके, ये तीन चीजें, डाइकोटिलिडेनी, जिम्नोस्पर्मी एंड द मोनोकोटिलिडेनी, ये जो हैं वो सारे के सारे स्पर्मेटोफाइटा हैं, सब सीड एल्डिंग प्लांट्स हैं। ये सारे के सारे सीड देते हैं, बीज देते हैं। ओके, बेंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेंथम एंड हुकर ने गलती कर दिया था।
गलती क्या कर दिया था, इन्होंने इवोल्यूशन को नहीं देखा। मतलब कि अरेंज करते समय प्लांट को जो है कैटेगराइज करते समय इवोल्यूशन को उतना ज्यादा महत्व नहीं दिया और इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बहुत ज्यादा देखा, इसलिए थोड़ा सा इनका जो थ्योरी था वो डैमेज कर गया। लेकिन बाद में एक और बहुत ही महान साइंटिस्ट है जिनका नाम था A.W. इचलर। ओके, A.W. इचलर साहब ने जो है वो हमें प्लांट किंगडम के बारे में कुछ नॉलेज दिया और सबसे पहले जो इवोल्यूशन का यूज करने वाले व्यक्ति थे, गेव द फर्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट। फाइलोजेनेटिक मतलब होता है इवोल्यूशन को प्रयोग करके जो भी चीज करना है वो समझे। तो फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है इवोल्यूशन का प्रयोग करके कोई किसी भी चीज को क्लासिफाई करना, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशन का जो प्रयोग किया था वो थे A.W. इचलर और इन्होंने प्लांट किंगडम को दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया, दैट इज द क्रिप्टोगैमिया एंड द फैंड्रोगेमिया। क्रिप्टोगैमिया एंड द फैंड्रोगेमिया। क्रिप्टोगैमिया उसे बोलते हैं जिसके अंदर सेक्स ऑर्गन विजिबल नहीं होता है। क्रिप्टोगैमिया उसे बोलते हैं जिसके अंदर सेक्स ऑर्गन विजिबल नहीं होता है, सेक्स ऑर्गन दिखता नहीं है। और फैंड्रोगेमिया उसे बोलते हैं जिसमें सेक्स ऑर्गन दिखता है। ओके, सेक्स ऑर्गन जिसमें दिखता है दैट इज द फैंड्रोगेमिया और नहीं दिखता है दैट इज द जिम्नो क्रिप्टोगेमिया। ओके, और क्रिप्टोगेमिया को 3 डिवीजन में बांट दिया इन्होंने। वो डिवीजन कौन कौन सा है? पहला है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड द टेरिडोफाइटा। ये थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा अकॉर्डिंग टू द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये जो फाइलोजेनी शो कर रहा था, फाइलोजेनी मतलब इवोल्यूशन शो कर रहा था कि सबसे पहले थाइलोफाइट आया, फिर ब्रायोफाइट आया, फिर टेरिडोफाइट आया और इसमें कोई भी किसी प्रकार का सेक्स ऑर्गन दिखता ही नहीं था। लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, फैंड्रोगेमिया बताया और बताया कि इन्होंने जो है सेक्स ऑर्गन दिखने वाला प्लांट जो है वो जिम्नोस्पर्म के अंदर आता है और एंजियोस्पर्म के अंदर आता है। मतलब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म वो सारे के सारे फैंड्रोगेमिया के मेंबर हैं और फैंड्रोगेमिया वैसा मेंबर है, वैसा चीज है जिसमें सेक्स ऑर्गन जो है वो विजिबल होता है, दिखता है। ओके, अब ये जो था रिलेशन, तो ये फाइलोजेनेटिक के अनुसार क्या हुआ, पहले थैलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म एंड द लास्ट एंजियोस्पर्म। दिस इज, ये जो शो कर रहा है ना, ये फाइलोजेनेटिक को शो कर रहा है, इवोल्यूशन को शो कर रहा है। तो बहुत महान व्यक्ति थे A.W. इचलर जिन्होंने सबसे पहले फाइलोजेनी का यूज किया और सारे के सारे प्लांट को जो है वो कैटेगराइज कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर सेक्स ऑर्गन विजिबल और नॉन विजिबल। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे कि वास्कुलर क्रिप्टोगैम्स टेरिडोफाइट को बोला जाता है। ये बात आपको याद रखना होगा कि वास्कुलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI समझ लो तब। वास्कुलर क्रिप्टोगैम्स टेरिडोफाइट को बोला जाता है। फैंड्रोगैम्स विदाउट ओवरी, फैंड्रोगैम्स विदाउट ओवरी जिम्नोस्पर्म को कहा जाता है। एंड द नॉन वास्कुलर एम्ब्रायोफाइट जो है वो ब्रायोफाइट को कहा जाता है। नॉन वास्कुलर एम्ब्रायोफाइट जो है किसको कहा जाता है, ब्रायोफाइट को कहा जाता है। आपको ये 3 बातें जो है वो जहन में घुसा लेना है, डाल लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं आगे। देखो 5वां नंबर पे आए थे A.W. इचलर साहब। ठीक है, देखो पहले 1 2 3 4 5, अब आते हैं 6 नंबर पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जिनका नाम है ऑसवाल्ड टिप्पो। टिप्पो साहब ने क्या किया कि प्रपोज द बिगेस्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ये A.W. इचलर का बाप निकले और इन्होंने और भी बहुत खतरनाक वाला फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का क्लासिफिकेशन दे दिया। मतलब इन्होंने बहुत ज्यादा इवोल्यूशन को उसमें देखा, समझा चीजों को और उसके बाद जो है क्लासिफाई कर दिया। दैट इज द प्लांट किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रायो। एम्ब्रायो के अनुसार से, एम्ब्रायो की उपस्थिति के अनुसार से इन्होंने 2 कैटेगरी में बांटा, दैट इज द थैलोफाइटा एंड दैट इज द एम्ब्रायोफाइटा। ओके, थैलोफाइटा उसे बोलते हैं जिसमें एम्ब्रायो नहीं होता है। इसमें देखो थैलोफाइटा यहाँ पे था, ब्रायोफाइटा था, टेरिडोफाइटा था, लेकिन यहाँ पे ध्यान से समझना थैलोफाइटा में एम्ब्रायो नहीं होता है और ब्रायोफाइटा में जो है, सॉरी एम्ब्रायोफाइटा में जो है वो एम्ब्रायो होता है। तो ये बात ध्यान देना है आपको कि सबसे बढ़िया जो बिगेस्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन था, इवोल्यूशन को यूज करके जो क्लासिफिकेशन किया गया था प्लांट का, वो ऑसवाल्ड टिप्पो को द्वारा दिया गया था और ये सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सेप्टेबल जो किंगडम था वो इन्हीं का था, ऑसवाल्ड टिप्पो का। ओके, आगे आइए, तो आगे हम और भी महान व्यक्ति का बात करते हैं
जिनका नाम था आर.एच. व्हाइटेकर साहब। आर.एच. व्हाइटेकर साहब ने सबको पीछे छोड़ दिया और ये बहुत आगे अचानक निकल गए और इन्होंने 1969 ईस्वी में एक ऐसा क्लासिफिकेशन दिया जिसका नाम था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसके आने से ये सभी धाराशायी हो गए। इनको ऐसा ब्रह्मास्त्र लगा कि ये निपट गए। ओके, और अब जो चल रहा है वो आपका है आर.एच. व्हाइटेकर साहब का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जितना भी मोनेरा था, मतलब फंजाई, बैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल, जितने चीज थे वो सबको 5 कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया और वो पांचों कैटेगरी का नाम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई एंड एनिमेलिया। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 5 मेंबर है 5 किंगडम में। पहला है मोनेरा किंगडम, किंगडम है प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई एंड किंगडम एनिमेलिया, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 5 चीज को इस अपने क्लासिफिकेशन में जो है वो ऑब्जर्व किया, 5 चीज को। और जब सोच लो 5 चीज को ऑब्जर्व करने के बाद जब इन्होंने मार्केट में लाया तो तहलका मच गया। वो पांचों चीज क्या था, याद रखना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 5 गुण है। पहला, इन्होंने सारे के सारे प्लांट का सेलुलर स्ट्रक्चर देखा कि कौन सा यूनिसेलुलर है, कौन सा मल्टी सेलुलर है। उसके बाद इन्होंने 2 कैटेगरी में बांटा। ओके, मल्टी सेलुलर को अलग और यूनिसेलुलर को अलग। उसके बाद इन्होंने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा, किसका बॉडी रेडियल सिमेट्री है, किसका बॉडी बाइलेटरल सिमेट्री है, मतलब हर कुछ इन्होंने देखा। उसके बाद इन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कौन कैसा न्यूट्रिशन ग्रहण करता है वो भी इन्होंने देखा। इन्होंने देखा कौन कैसा रिप्रोडक्शन करता है, किसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, किसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। और इन्होंने सबसे ज्यादा जो देखा वो था फाइलोजेनेटिक रिलेशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और इन्होंने बताया कि सबसे पहले हमारे वर्ल्ड में मोनेरा मतलब कि बैक्टीरिया आया था, उसके बाद धीरे धीरे प्लांट, एनिमल, फंजाई वगैरह वगैरह आते गए। ओके, तो यहाँ पे जो है 5 कैटेगरी को इन्होंने कंसीडर किया था जो आपके सामने है। अब क्या है, मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोट है। यहाँ पे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को भी डिस्कस कर दिया। आर.एच. व्हाइटेकर साहब ने प्रोकैरियोटिक एनिमल और यूकैरियोटिक एनिमल दोनों को डिस्कस कर दिया। और प्रोकैरियोटिक एनिमल और यूकैरियोटिक एनिमल जो है वो मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर है। आपने अगर पढ़ा होगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तो आपको पता होगा कि जो मोनेरा है वो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर है और जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट है और ऊपर वाला सारा का सारा मल्टी सेलुलर यूकैरियोट एनिमल है। यहाँ पे आपको मैं और भी आगे जब आएंगे तो और बेहतरीन तरीका से मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अगर आप जानते होगे इस चीज को तो इसको समझने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ये टोटल मैंने द लिविंग वर्ल्ड के बारे में आपको 1 घंटा के अंदर पूरा का पूरा चीज आपके सामने रख दिया है। अगर आपको फायदा हुआ होगा थोड़ा सा भी तो जरूर कमेंट करके बताना कि हाँ मुझे फायदा हुआ। रिवीजन 1 घंटा के अंदर पूरा का पूरा रिवीजन आपका कंप्लीट टैक्सोनॉमी कैटेगरी का जितना भी हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी था और भी बाकी सारा का सारा कुछ का मैंने आपका रिवीजन करवा दिया है। दैट इज द ब्रह्मास्त्र, इसी को कहते हैं बायोलॉजी का ब्रह्मास्त्र विद ऋषभ सिंह। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए और हमारे देश का नाम रोशन कीजिए बहुत अच्छा से अच्छा डॉक्टर बनके।